दोस्तों सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम भारतीय भूगोल के तहत शुरू करते हैं भारत का पशु संसाधन, जो कि आपका हो गया अध्याय 10। भारत में पशुपालन कृषि की सहायक क्रिया है, जिसे दुग्ध उत्पादन, कर्षण यानी कृषि एवं माल वाहन के कारण कृषकों का मित्र माना जाता है। अतः भारत में पशु संपदा ही नहीं क्या है, संसाधन भी है। 16 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की पशुपालन, दुग्धशाला एवं मत्स्य पालन विभाग ने 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट 2019 जारी की। हालांकि दोस्तों, पशुधन गणना जो है ये प्रत्येक 5 वर्ष पे होती है, ठीक है। और उसके हिसाब से 25 अक्टूबर 2024 को 21वें लाइव स्टॉक सेंसस यानी पशुधन गणना को आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया गया था, ठीक है। इसकी जो ज़मीनी गणना यानी डेटा कलेक्शन, इसका काम भी फरवरी मार्च तक चला, 2025 तक चला, ठीक है। चूँकि डेटा संकलन और डिजिटल सत्यापन में समय लगता है, इसकी अंतिम अविस्तृत रिपोर्ट और आधिकारिक आंकड़े जो है सरकार द्वारा धीरे धीरे अब जारी किए जा रहे हैं। तो फिलहाल परीक्षा की दृष्टि से अभी आपका 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट से ही क्वेश्चन आपके आएंगे, तो हम इसी पे ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व में सबसे अधिक मवेशियों की संख्या की बात कर ली है, तो सबसे ज़्यादा मवेशी भारत में है। नंबर 2 पे आपका ब्राज़ील है, नंबर 3 पे चीन है। वर्ष 2012 की 19वीं पशुधन गणना की तुलना में 20वीं में 4.6% की वृद्धि हुई है। कुल पशुधन में गौ पशु सबसे ज़्यादा हैं, 35.94% के आसपास। बकरी उसके बाद नंबर 2 पे हैं। नंबर 3 पे भैंस है, नंबर 4 पे भेड़ें आती हैं, नंबर 5 पे सुअर हैं और अन्य आपका टोटल 0.25% है। देश में पशुओं की गणना 1919 से शुरू की गई थी और उसके बाद से प्रत्येक 5 वर्ष में यह गणना की जाती है। पशु गणना से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग नीति निर्माण, नियोजन एवं अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। 20वीं पशुधन गणना में पहली बार फील्ड से ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से घरेलू स्तर के डाटा का उपयोग किया गया। इस गणना में देश भर के सभी गांवों एवं शहरों या शहरी वार्डों को शामिल किया गया। तो दोस्तों, फील्ड से ऑनलाइन प्रसारण का सीधा सा मतलब यह है कि जो ये 20वीं पशुधन गणना थी, इतिहास की पहली पूरी तरह डिजिटल गणना थी। इसमें कागज़ के फॉर्म बंद करके प्रगणकों ने मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया था, जिससे हर घर के पशुओं का डेटा सीधे इंटरनेट के माध्यम से सरकारी सर्वर पर तुरंत पहुंच गया। इसी वजह से देश के सभी गांवों और शहरी वार्डों का इतना सटीक और प्रामाणिक डेटा जो है ये तैयार हो सका। 20वीं पशुधन गणना में सभी पालतू मवेशियों जैसे गौ पशु, बकरी, भैंस, भेड़, सुअर, घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट, गयाल या मिथुन, याक, कुत्ता, खरगोश, हाथी के अतिरिक्त कुक्कुट पक्षियों जिसमें मुर्गा, मुर्गी, बत्तख इत्यादि आते हैं, इनको भी शामिल किया गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं भैंस की। तो सबसे ज़्यादा भैंसों की संख्या के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे दोस्तों भारत है, नंबर 2 पे पाकिस्तान है। और भारत में बात करें, फर्स्ट रैंकर आपका यूपी है, दूसरे नंबर पे आपका राजस्थान आता है। भैंस दूध के उत्पादन में भारत में अगर अग्रणी राज्य की मैं बात करूं तो नंबर 1 पे यहाँ यूपी है, नंबर 2 पे आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है। भारतीय भैंसों, जिनका कि वैज्ञानिक नाम जीनस बुवेलस है, को जल भैंस तथा विदेशी भैंसों को दलदली भैंस कहा जाता है। भारतीय नस्ल की भैंसें विश्व में सबसे अच्छी मानी जाती हैं। दूध, मांस व मालवाहन के लिए इनका अत्यधिक महत्व है। भारत में विश्व की लगभग आधी भैंसें मिलती हैं। अब केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की बात करूँ तो यह आपके हिसार में है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। अब भारतीय भैंस की नस्लें जो हैं यहाँ पे, जैसे भारी भैंसों में जफराबादी, मुर्रा और नीली रावी, जफराबादी, मुर्रा, नीली रावी, ये भारतीय भैंस की नस्लें हैं। आप जामुनी याद कर सकते हैं, जफराबादी, मुँह से मुर्रा, नी से नीली रावी। हल्की भैंसों में दोस्तों आपका देखिए नागपुरी, भदौरी, सूरती, तराई, हमसाना, ये आपका कौन सी हैं, हल्की भैंसें। एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ, नागपुरी, भदौरी, सूरती, तराई और हमसाना, पंढरपुरी और कालाहानी। हल्की भैंसों में आपकी 7 नस्लें हैं, नागपुरी, भदौरी, सूरती, तराई, हमसाना, पंढरपुरी और कालाहानी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी NDRI की बात करूं तो यह हरियाणा के करनाल में स्थित है। इसने विश्व में पहली भैंस
क्लोन जिसका नाम की गरिमा था उसको 2009 में बनाने में सफलता प्राप्त की। क्लोन भैंस गरिमा द्वितीय जिसको कि 2010 में बनाया गया था ने 2013 में महिमा नामक एक पड़िया को जन्म दिया। ठीक है, इसके पहले यह माना जाता था कि क्लोन से तैयार प्राणी प्रायः बाज होते हैं, लेकिन गरिमा द्वितीय की मां बनने के बाद यह मिथक टूट गया। गरिमा द्वितीय को प्राकृतिक तरीके से गर्भाधान कराया गया था। क्लोन का विकास, किसी भी जीव का प्रतिरूप बनाना ही दोस्तों क्लोनिंग कहलाता है। क्लोन एक ऐसी जैविक रचना है जो मातृ जनक यानी माता या पिता से गैर लैंगिक विधि द्वारा उत्पादित की जाती है। क्लोन शारीरिक व आनुवंशिक रूप से अपने जनक से पूर्णतः समरूप होता है। तो दोस्तों आसान भाषा में अगर मैं आपको क्लोन के बारे में बताना चाहूँ तो किसी जीव की सजीव फोटोकॉपी, ठीक है, इसे आप क्लोन कह सकते हैं। यह कुदरत के सामान्य नियमों से बिल्कुल एक अलग तकनीक है दोस्तों। ठीक है, अगर मैं गैर लैंगिक विधि यानी असेक्सुअल मेथड की बात करूं तो आमतौर पर किसी जीव के जन्म के लिए माता और पिता दोनों के अंश, जिसको कि लैंगिक विधि आप कह सकते हैं, की ज़रूरत होती है, जिससे बच्चे में दोनों के मिले जुले लक्षण आते हैं। लेकिन क्लोनिंग में दोस्तों क्या होता है, किसी माता पिता के मिलन की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें जीव के शरीर के किसी भी एक सामान्य कोशिका जैसे त्वचा हो गई या थन हो गई, कोई भी कोशिका ले लिया जाता है और उसी से नया जीव बना दिया जाता है। इसीलिए इसे गैर लैंगिक विधि कहते हैं। अब पूर्णतः समरूप यानी आइडेंटिकल क्या होता है, चूँकि इसमें किसी दूसरे जीव का डीएनए नहीं मिलता, इसीलिए पैदा होने वाले क्लोन अपने जन्मदाता यानी जनक के शारीरिक रूप से और आनुवंशिक रूप से बिल्कुल 100% हूबहू वैसा ही होता है। जुड़वा बच्चों में भी थोड़े बहुत अंतर हो सकते हैं, लेकिन क्लोन और उसके जनक में कोई अंतर नहीं होता दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं गाय बैल के पालन में भारत का अग्रराज्य, मतलब ये गोवंश की बात हो रही है। नंबर 1 पे आपका है देखिए वेस्ट बंगाल, नंबर 2 पे आपका है यूपी। भारत में गाय और बैल की देखिए 3 नस्लें पाई जाती हैं। पहला है आपका दुधारू, दूसरा है भारवाही, तीसरा है मिश्रित या द्विकाजी। भारवाही के अंतर्गत दोस्तों हाल्लीकर हो गई, खिल्लारी, कांग्यान, नागौरी, गंगा तीरी और मालवी, ये आपका भारवाही के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से आपको रिपीट करवा दो, हाल्लीकर, खिल्लारी, कंग्यान, नागौरी, गंगा तीरी और मालवी। दुधारू की बात कर लूँ तो लाल सिंधी, गिर, माहीवाल और देवनी। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, लाल सिंधी, गिर, साहिवाल और देवनी आपका दुधारू के अंतर्गत आती हैं। द्विकाजी में आपका कांकरेज, ठीक है, इससे कई बार प्रश्न उठा है, सबसे प्रसिद्ध है ये। थारपरकर, मेवाती, हरियाणवी, राही, कृष्णा घाटी और निमाड़ी आपकी द्विकाजी के अंतर्गत आती हैं। कांकरेज, थारपरकर, मेवाती, हरियाणवी, राही, कृष्णा घाटी और निमाड़ी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, होल्स्टीन फ्रीजियन गायों की दूध उत्पादन क्षमता विश्व में अन्य गायों की तुलना में सर्वाधिक है। तो दोस्तों होल्स्टीन जो ये फ्रीजियन गायें हैं, इनको अगर मिल्क मशीन दुनिया की बोला जाए तो मतलब ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, मूल रूप से यूरोप की रहने वाली ये नस्ल है और विशेषतः नीदरलैंड यानी हॉलैंड और जर्मनी में ये पाई जाती है। शरीर पर काले और सफ़ेद रंग के बड़े बड़े जो है चित्तीदार धब्बे होते हैं। ठीक है, दिखने में इसलिए बड़ी आकर्षक लगती है। विश्व में अन्य गायों की तुलना में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल क्यों है? एक सामान्य होल्स्टीन फ्रीजियन गाय प्रति जो है ब्यात दोस्तों बोलते हैं पूरा की जो एक लैक्टेशन पीरियड होता है, पूरे के पूरे पीरियड में कितना दूध एक गाय ने दिया उसी को बोलते हैं व्यात। ठीक है, औसतन 7,000 से 10,000 लीटर तक दूध दे सकती है। कुछ उन्नत फार्मों में तो यह सालाना जो है 15,000 लीटर तक चला जाता है। हालांकि यह दूध मात्रा में सबसे ज़्यादा भले ही होता है, लेकिन इसमें फैट जो है ना ये थोड़ा सा कम होता है। जैसे 3.5% से लेकर 3.8% तक ही होल्स्टीन फ्रीजियन गायों के दूध में फ़ैट पाया जाता है। इसके विपरीत जो हमारी भारतीय नस्लें हैं जैसे साहिवाल या गिर की अगर मैं बात करूं तो फैट की मात्रा उसमें ज़्यादा पाई जाती है। अब चूंकि भारत की जलवायु गर्म है, आर्द्र है, इसलिए शुद्ध जो होल्स्टीन फ्रीजियन गाय है यहाँ के सामान्य माहौल में आसानी से रह ही नहीं पाएंगी। ठीक है, इन्हें जो है ठंडे वातावरण की ज़रूरत होती है। इसलिए भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए इस गाय के जीन्स यानी डीएनए का उपयोग हमारे जो स्थानीय देसी गायें हैं उनके साथ क्रॉस ब्रीडिंग कराने में बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिससे पैदा होने वाली संकर गायें, जैसे आप
एक गाय पाई जाती है फ्रिजवाल, ये संकर गाय है, उसके क्रॉस ब्रीड से बनाई गई ये गाय है। ठीक है, ये भारतीय मौसम को भी बर्दाश्त कर लेती है और भारी मात्रा में दोस्तों ये दूध भी देती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विदेशी नस्ल की गायों में भारतीय जलवायु के लिए संकर प्रजाति जरसिंध सबसे उपयुक्त है दोस्तों। जरसिंध ये एक्चुअली दोस्तों जर जो है यह प्रसिद्ध विदेशी नस्ल जो है जर्सी GERSEY यहाँ से लिया गया है जर, और जो हमारे सिंध है यहाँ से लिया गया भारत की जो शानदार लाल रंग की देसी नस्ल है वो है रेड सिंधी, तो यहाँ से ले लिया गया है सिंध। तो दोनों के क्रॉस ब्रीडिंग से ही जरसिंध को बनाया गया है। ठीक है, जब जर्सी और रेड सिंधी का आपस में क्रॉस यानी प्रजनन कराया गया तो जो नई संकर प्रजाति पैदा हुई उसे जरसंध के नाम से जाना गया। संकर नस्लें बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों यह होता है कि विदेशी गायों की ज़्यादा दूध देने की क्षमता और भारतीय गायों की गर्मियों बीमारियों से लड़ने की ताकत को एक ही जीव में मिला दिया जाए। जरसिंध के मामले में भी यही हुआ है। मौसम के अनुकूल जो शुद्ध विदेशी गायें हैं जैसे जर्सी या हॉलस्टीन भारत की भीषण गर्मी और उमस को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, लेकिन जरसिंध में आधा खून भारतीय रेड सिंधी का होने के कारण यह भारतीय जलवायु और गर्म तापमान को बहुत आसानी से सहन कर लेती है। विदेशी गायों में जो है ये बीमारियां बहुत ज़्यादा पकड़ती हैं, लेकिन जरसिंध में भारतीय नस्ल के जीन्स होने की वजह से इसकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत मजबूत होती है। यह सामान्य भारतीय देसी गायों की तुलना में काफ़ी अधिक मात्रा में और लगातार दूध देती है, जिससे भारतीय किसानों को सीधे आर्थिक लाभ होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम शीर्ष गौपश संख्या वाले राज्य की। नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल, नंबर 2 पे यूपी, नंबर 3 पे आपका मध्य प्रदेश है। वहीं पर गाय के दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य की बात करूं तो तमिलनाडु जो है सबसे नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे आपका यूपी है। दोस्तों एक यहाँ फैक्ट में सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे गाय के दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य की बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों आपका नंबर 1 पे दोस्तों आपका यूपी है। ठीक है, और नंबर 2 पे दोस्तों आपका है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान है, और कुल दुग्ध उत्पादन में भी यही राज्य जो है नंबर 1 और नंबर 2 रैंक पर हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन फ्लड की बात कर लेते हैं। भारत में दुग्ध उत्पादन में विकास के लिए कृषि व सहकारिता विभाग द्वारा ऑपरेशन फ्लड नामक एक अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत गुजरात के खेड़ा जिले में आनंद सहकारी समिति का विकास किया गया। आनंद सहकारी समिति ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की बात करें तो चरण फर्स्ट जो इसका चला है 1970 से 1981 तक था। चरण द्वितीय इसका 1981 से 1985 तक था। चरण तृतीय इसका 1985 से 1996 तक था। ऑपरेशन फ्लड के कारण भारत विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन का 18.5% उत्पादित कर विश्व में प्रथम स्थान पर है। 2020-21 में भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 427 ग्राम प्रतिदिन है। दुग्ध उत्पादन में शीर्ष राज्य आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश है, ये मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। और अगर मैं दोस्तों नए डेटा की बात करूँ, जैसे हाल फिलहाल में करंटली जो है ये आपका 485 ग्राम है प्रतिदिन। ठीक है, भारत के लिए। वहीं पर ये अगर वैश्विक स्तर पर बात करूं तो ये है 322 ग्राम पर डे। ठीक है, और जो ये दोस्तों 18.5 है, ठीक है, ये उस समय था। अभी जो है दोस्तों ये करंटली 24 से 25% तक जो है उत्पादित कर दो। पूरा मतलब संपूर्ण विश्व के दूध का 24 से 25% जो है भारत अकेले उत्पादित कर रहा है और मजबूती से अपना रैंक 1 पे टिका हुआ है। जबकि अमेरिका दोस्तों इस मामले में यहाँ पर अमेरिका सेकंड रैंकर कौन है आपका, यूएसए है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं राष्ट्रीय डेयरी योजना की। देश में दूध उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से 2012 में इसे शुरू किया गया था। केंद्रीय प्रशिक्षित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान आपका हैसरघट्टा बेंगलुरु में स्थित है।
यह ऊंची नस्ल की गाय एवं भैंसों का वीर्य उपलब्ध कराता है। केंद्रीय प्रशिक्षित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान, ये पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी ने किसानों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन पशु पोषण का शुभारंभ 2015 में किया था। दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन की। 2014 से प्रारंभ है यह। देसी नस्ल की गायों के संरक्षण व विकास के लिए भारत की सबसे बड़ी दुग्ध संस्करण डेयरी जो कंपनी आपकी वो कौन सी है? गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड है। अमूल ब्रांड के नाम से यह दुग्ध का उत्पादन करती है और अमूल का भी दोस्तों पूरा फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। दोस्तों अब ग्रीन मिल्क की अगर मैं बात करूं तो कर्नाटक में मैसूर स्थित केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान ने दुग्ध उत्पादन तकनीक के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए पौधों की सहायता से डिज़ाइनर हरित दूध का विकास 2013 में किया। इसका रंग प्राकृतिक दूध की तरह ही सफ़ेद ही रहेगा। इसमें घुलनशील प्रोटीनों, पत्तियों से प्राप्त खाद्य तेल, कासनी, जिकोरा और मशरूम आदि शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं भेड़ पालन की। सबसे ज़्यादा भेड़ें चीन के पास हैं। नंबर 2 पे आपका भारत आता है। मुख्य रूप से मांस तथा ऊन उत्पादन जो है इसी के लिए भेड़ों को पाला जाता है। भारत में भेड़ों की कुल 42 नस्लें हैं। भारतीय भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिए उत्तम नस्ल की मेरिनो भेड़ को दोस्तों आयात किया गया है। तो दोस्तों एक बार भेड़ पालन को फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। नंबर 1 पे चीन है, नंबर 2 पे भारत है। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से मुख्य रूप से मांस तथा ऊन उत्पादन के लिए इनका जो है पालन किया जाता है। भारत में दोस्तों इस समय भेड़ों की 44 से ज़्यादा नस्लें हैं। मैं करंट की बात कर रहा हूँ। भारतीय भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिए उत्तम नस्ल की मेरिनो भेड़ को आयात किया जाता है। मेरिनो भेड़ जो है दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है? स्पेन में, वहाँ से हम आयात करते हैं मेरिनो भेड़ को। इसके अलावा दोस्तों अभी तक भारत में बनाई गई जो वर्ण संकर नस्ल है वो हिसार डेल है तथा कोरिया डेल है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल लोही, एकदम सही है दोस्तों। दूध उत्पादन में कूका, गुरेज और लोही। मांस में जालौनी, मांड्या और बजीरी। ऊन में मारवाड़ी, भादरवाल और जालौनी। शीर्ष राज्य की बात कर लूँ भेड़ों की संख्या की दृष्टि से तो नंबर 1 पे तेलंगाना है, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश है, नंबर 3 पे कर्नाटक है। 2016 में केंद्र सरकार द्वारा उड़ीसा की दुर्लभ आनुवंशिक लक्षण वाली जो केंद्रपारा भेड़ है दोस्तों इसको विलक्षण प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, विलक्षणता इनकी क्या है कि एक बार में ये 2 से 3 बच्चे दे देती हैं। ऊन उत्पादन की बात कर लूँ दोस्तों तो राजस्थान दोस्तों आपका नंबर 1 पे बना हुआ है अभी भी। ठीक है, और राजस्थान जो है 45% से मोर देन 45%, इससे ज़्यादा ही जो है इस समय कर रहा है ऊन उत्पादन। नंबर 2 पे दोस्तों आपका J&K है अभी भी। ठीक है, और नंबर 3 पे दोस्तों आपका गुजरात हो गया है। गुजरात और तेलंगाना मतलब दोनों एक साथ आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप गुजरात डाल दीजिएगा। आब्लिक गुजरात। भारतीय ऊन निकृष्ट कोटि का है जिसे मोटी कालीन वाला ऊन कहा जाता है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान आपका हिसार हरियाणा में स्थित है। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान आपका अंबिका नगर राजस्थान में है, जबकि दूसरा आपका सूरतगढ़ राजस्थान में है। विश्व के सर्वाधिक ऊन उत्पादन राष्ट्रों की अगर बात करूं तो इस समय दोस्तों नंबर 1 पे आपका आ गया है, एक सेकेंड दोस्तों, वो है ऑस्ट्रेलिया। नंबर 1 पे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। और नंबर 2 की बात कर लूँ तो दोस्तों वो है चाइना। भारत ये जो है भारत जो है 7वीं से 9वीं के बीच जो है अपना इधर उधर होता रहता है उसकी रैंकिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं बकरी पालन की। तो भारत में बकरी की 26 नस्लें हैं। इसे गरीबों की गाय कहा जाता है। बकरियों की संख्या में नंबर 1 पर भारत है, नंबर 2 पर आपका चीन है। करंटली दोस्तों ये जो है आपका 35 से अधिक हो चुका है। 35 नस्लें मैं आपको बता दें, लेकिन 35 से अधिक इस समय हो चुके हैं। गरीबी की जो ये गाय है बकरी को महात्मा गांधी ने कहा था क्योंकि इनके रख रखाव पे बहुत कम खर्च आता है। ठीक है, संख्या में देखिए भारत और चीन हैं और इसमें राजस्थान नंबर 1 पे है, 2 पे वेस्ट बंगाल है, 3 पे यूपी है। ठीक है, और वहीं पर बकरी के मांस उत्पादन में नंबर 1 पर दोस्तों कौन है आपका
वेस्ट बंगाल है, नंबर 2 पे यूपी है। बकरी दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान रखता है। बकरियों की संख्या के मामले में भले ही जो है, हाँ यहाँ भी भारत ही है, यहाँ भी भारत ही है, ठीक है। बकरी दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान भारत, और बकरी पालन में भी या बकरियों की संख्या के मामले में भारत नंबर 1 पर। जमुनापारी यूपी की रहने वाली बकरी है, जो सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है। इसके दूध में बसा के कण छोटे छोटे होते हैं, सुपाच्य है। तो बसा के कण छोटे होना और सुपाच्य होना, इसका क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों, जब हम गाय या भैंस का दूध पीते हैं तो उसमें बसा के कण बड़े होने के कारण वे पेट में जाकर क्या होता है, एक बड़ा सा थक्का बना लेते हैं, ठीक है, जिससे पचाने में हमारे पाचन तंत्र को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके विपरीत बकरी के दूध में बसा के कणों का आकार बहुत छोटा होने के कारण पेट के पाचक एंजाइम जैसे लाइपेज है, इन्हें बहुत तेज़ी और आसानी से तोड़ देता है। इसके अलावा बकरी के दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, उसका नाम है अल्फ़ा S1 केसीन। अल्फ़ा S1 केसीन, ये प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये अल्फ़ा S1 केसीन दोस्तों, जो भी मतलब जितनी भी दुग्ध प्रजाति के, चाहे वो गाय हो चाहे वो भैंस हो, ठीक है, सब में अल्फ़ा S1 केसीन पाया जाता है। लेकिन जो बकरी में ये प्रोटीन है, ये थोड़ा कम पाया जाता है, अल्फ़ा S1 केसीन, ठीक है, जिसके कारण पेट में जो वो थक्का जमान है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा थक्का नहीं जम पाता है। यही वजह है कि जो नवजात बच्चे होते हैं या बीमार मरीज होते हैं, जैसे डेंगू के समय भी हम बकरी के दूध पीने की सलाह जो है मरीजों को देते हैं, क्योंकि यह पेट पर भारी नहीं पड़ता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बकरी के दूध में आयरन व पोटेशियम आदि लवण की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, एकदम सही है। इसके दूध में आयरन की मात्रा गाय की दूध की अपेक्षा 10 गुना अधिक होती है। बकरी की ऊन के लिए विश्वविख्यात प्रजाति जो है दोस्तों, ये पश्मीना कश्मीर में पाई जाती है। और जो ये दोस्तों पश्मीना ऊन है, वास्तव में एक वहाँ पे बकरी पाई जाती है लद्दाख और कश्मीर में, थोड़ा सा ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाई जाती है। वो बकरी का नाम है चांगथांगी बकरी से दोस्तों ये पश्मीना ऊन निकाला जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो अंगोरा नामक ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों ये जो आपका अंगोरा है, ये एक्चुअली मूल रूप से तुर्की के जो है रहने वाले खरगोश हैं, ठीक है। और भारत में यह मुख्य रूप से हिमालय के ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू मनाली का इलाका है वहाँ पे पाए जाते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी इनको पाला जाता है, क्योंकि जो इनके घने और अत्यंत मुलायम बाल हैं, उनके विकास के लिए ठंड का मौसम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए उनको वहाँ पे पाला जाता है अंगोरा खरगोशों को। एक और फैक्ट बताना चाहूँगा, जैसे ये अंगोरा तो होता ही है, अंगोरा नामक ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो एक अंगोरा जो है नस्ली बकरी भी होती है, अंगोरा बकरी, ठीक है। अंगोरा बकरी से दोस्तों एक ऊन निकाला जाता है और वो विश्व प्रसिद्ध ऊन है, सही बताऊं तो उसका नाम है मोहरे ऊन निकाला जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मांस के लिए बकरी की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति की बात करें तो वो बलूची है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, मथुरा, उत्तर प्रदेश में है। बकरी मांस उत्पादन प्रमुख राज्य नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल है, नंबर 2 पे आपका यूपी है, नंबर 3 पे आंध्र प्रदेश है। देश में दूध उत्पादन में स्थान भैंस सबसे ज़्यादा दूध देती है, यहाँ पे 49% के आसपास है। गाय दूसरे नंबर पे है 48% के आसपास, जबकि बकरी आपका 3% के आसपास है और नंबर 3rd रैंक रखती है। बसा की अगर दोस्तों बात करूं तो गाय में 4.9% का बसा पाया जाता है, भैंस में 7.1% और बकरी में दोस्तों आपका 3.5 से 4 के बीच पाया जाता है। दूध के दोस्तों पीएच की बात करूं तो यह 6.6 होता है। तो दोस्तों अगर मैं पीएच की बात करूं तो ये क्या है, अम्लीयता या क्षारीयता जो है मापने का एक पैमाना होता है, ठीक है। जो हमारे शरीर का जो पानी का जो पीएच है वो तो 7 होता है। 7 क्या है, उदासीन है। 7 से अगर आप नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा यानी अम्लीय, और ऊपर जाएंगे तो आपका क्षारीय माना जाता है, ठीक है।
और जब दूध खट्टा हो जाता है, जब फटने की मतलब स्थिति में आ जाता है, तो उसका पीएच दोस्तों, उसकी पीएच वैल्यू कम हो जाती है। पुराना हो जाए दूध या बाहर रहने के कारण ख़राब हो जाए तो उसमें मौजूद जो बैक्टीरिया होता है वो दूध की जो लैक्टोज शर्करा है उसको लैक्टिक एसिड में बदल देता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड में जब बदल देता है तो अम्ल बढ़ने के कारण दूध का पीएच जो वो घट जाता है और वो 4.5 तक आ जाता है। ठीक है, जिससे दूध फट जाता है या खट्टा हो जाता है। इसके अलावा अगर जो ये मवेशी हैं जैसे गाय भैंस है तो उसमें अगर थनैला रोग हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि थन जो है ये उसमें सूजन आ जाती है, तो दूध का पीएच जो है वो 6.6 से बढ़कर 7 मतलब क्षारीय हो जाता है। ठीक है, डेयरी उद्योग में दूध की शुद्धता और पशु की सेहत जांचने के लिए एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक तरीका है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम सूअर पालन की बात कर लेते हैं। सूअर अवशिष्ट भोजन तथा घरेलू कचरों पर जीवन निर्वाह करता है। इसका मांस सस्ता तथा प्रोटीन से भरपूर होता है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पिग्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये चाइना में पाया जाता है। 5th रैंक जो है सूअर के मामले में इंडिया रखता है। इंडिया में असम में सबसे ज़्यादा सूअर पाई जाती है। नंबर 2 पे आपका झारखंड है। ठीक है, और सूअर के मांस को पोर्क कहते हैं। इसका सबसे बड़ा निर्यातक दोस्तों इस समय यूएसए है, जबकि सबसे बड़ा आयातक इंग्लैंड है। सभी प्रकार के मांस का सबसे बड़ा आयातक इंग्लैंड है, मतलब सबसे ज़्यादा मांस खाने वाले लोग इंग्लैंड में हैं। टैमवर्थ जो इंग्लैंड की नस्ल है सूअर की, मांस तथा अधिक बच्चा देने के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अगर बात करूँ सबसे बड़े आयातक की, तो यहाँ पे सबसे बड़ा आयातक दोस्तों चाइना बना हुआ है, क्योंकि पहले कभी इंग्लैंड हुआ करता था। क्योंकि चाइना जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा सूअर 50% से अधिक सूअर वहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद भी वहाँ पे मांस की खपत इतनी ज़्यादा है कि वो सबसे बड़ा आयातक भी है पोर्क का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुर्गी पालन की बात करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग की। तो भारत में सबसे अधिक मुर्गी पालन दोस्तों आंध्र प्रदेश में होता है। और दोस्तों प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है भारत में 91 अंडे। ये फैक्ट दोस्तों थोड़ा सा पुराना हो चुका है। अभी फ़िलहाल जो है 101 अंडे हैं। ठीक है, और भारत सरकार के पशुपालन विभाग की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मैं बात करूं तो देश में प्रति व्यक्ति अंडे की वार्षिक उपलब्धता अब जो है 101 जो है अंडे प्रतिवर्ष हो चुकी हैं। ठीक है, और जो ICMR के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को साल में कम से कम दोस्तों 180 अंडे जो है वो खाने चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे हम उसी लक्ष्य को और ही मान के चलिए बढ़ रहे हैं। मुर्गी का कवच की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मुर्गी के अंडे का कवच। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल जो है ये आपकी वाइट लेघॉर्न है दोस्तों। वाइट लेघॉर्न है। विश्व अंडा दिवस की बात कर लूँ तो ये दोस्तों आपका मनाया जाता है अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को। एकदम सही है। मुर्गी का अंडा प्रोटीन का सबसे सस्ता एवं प्रचुर स्रोत है। अंडे में 12 से 14% जो है आपका प्रोटीन पाया जाता है, जिसका जैविक मान दूध से अधिक होता है। तो दोस्तों अगर मैं ये जैविक मान की बात करूँ ये क्या होता है, यानी बायोलॉजिकल वैल्यू, तो इसका जो है वैज्ञानिक रूप से अगर मैं बात करूं तो जैविक मान को 0 से लेकर 100 के पैमाने पर नापा जाता है और यह दर्शाता है कि हमारा शरीर उस प्रोटीन को कितनी आसानी से पचा लेता है या सोख लेता है। तो अंडे के प्रोटीन का जो जैविक मान सबसे अधिक यानी 94 से लेकर 100 तक होता है दोस्तों। पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूँ तो पूर्ण प्रोटीन का सबसे आदर्श और सस्ता स्रोत यही है आपका अंडा। कुक्कुट विकास योजना की दोस्तों बात कर लूँ तो ये 2009-10 में आई थी। राष्ट्रीय मांस व कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड की बात करूँ तो ये आपका नई दिल्ली में है। अब दोस्तों ये जो कुक्कुट विकास योजना है बाद में इसको राष्ट्रीय पशुधन मिशन में मिला लिया गया था। राष्ट्रीय पशुधन मिशन में बाद में इसको मिला लिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं हम अन्य पशुओं की। डिजर्ट प्रकार के ऊँट दोस्तों राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर के उष्ण रेतीले क्षेत्र में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र आपका बीकानेर में है। और अगर मैं बैक्टीरियन ऊँट की दोस्तों बात करूँ तो यह नुब्रा घाटी लद्दाख में पाया जाता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है।
और दोस्तों यह 2 कुंवर वाला एक दुर्लभ ऊँट होता है दोस्तों, भारत में जो केवल नुब्रा घाटी के और लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में यह पाया जाता है। आगे मैं बात करूं खिराइन प्रकार के ऊँट की, तो खिराइन प्रकार का ऊँट जो है ये दोस्तों, ये खिराइन प्रकार का ऊँट दोस्तों ये आपका पाया जाता है गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाया जाता है। और अगर इसकी अद्भुत विलक्षणता की मैं बात करूं तो समुद्र के खारे पानी में तैर सकता है। तटीय इलाकों में, जैसे ये जो तटीय इलाके जहाँ पे मैनग्रोव वन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पे जो मैनग्रोव को खाने के लिए तैर कर वहाँ तक चला जाता है। इसलिए भारत सरकार द्वारा एक विशिष्ट नस्ल के रूप में इसको मान्यता दी गई है खिराइन प्रकार के ऊँट को दोस्तों। मलानी घोड़ा दोस्तों कलाबाजियाँ दिखाने के लिए प्रसिद्ध है। पशुओं का प्रजनन स्टॉक फार्मिंग की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। कुल मांस उत्पादन की दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ तो करंटली दोस्तों नंबर 1 पे दोस्तों आपका वेस्ट बंगाल आ गया है। कुल मांस उत्पादन में अग्रणी राज्य की बात करूं दोस्तों, नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल है, नंबर 2 पे यूपी आ गया है, नंबर 3 पे महाराष्ट्र आ गया है करंट पोजीशन में। ठीक है, वैश्विक स्तर पर इंडिया 4th रैंक रखता है मांस उत्पादन में। भारत गौ, पशु, भैंस और बकरी में विश्व में प्रथम स्थान रखता है दोस्तों। भैंस और बकरी में तो शीर्ष रैंक रखता है भारत। और अगर मैं गौ पशु की बात करूं तो गाय बैलों की कुल संख्या के मामले में भारत ब्राज़ील के साथ शीर्ष पर स्पर्धा तो करता रहता है, लेकिन मतलब ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि गौ पशु में भारत फर्स्ट रैंक नहीं रखता है। ठीक है, मतलब ब्राज़ील के साथ लगातार स्पर्धा रहती है, कभी नंबर 1 पे ब्राज़ील कभी भारत, लेकिन भैंस और बकरी में फर्स्ट रैंक रखता है। वहीं पर अगर मैं कुल मवेशी की बात करूं, जो बोवाइन होते हैं मवेशी प्लस भैंस दोनों मिलाकर, तो उसमें भारत जो है दुनिया में फर्स्ट रैंक तो रखता ही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं अगर आपको कठियावाड़ी घोड़े के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँ तो मूल रूप से गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र का है। अपनी शक्ति, गति और कानों के अंदर की तरफ मुड़े होने की विशिष्ट बनावट के लिए यह प्रसिद्ध है। वहीं पर जो आपका ये मलानी या मारवाड़ी घोड़ा है दोस्तों, ठीक है, राजस्थान के मारवाड़ या मलानी क्षेत्र का यह घोड़ा अपनी वफादारी और विशेष चाल के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जैसे कदम ताल हो गया या कलाबाजियाँ दिखाने की इसकी शक्ति हो गई, इसके लिए मलानी घोड़ा विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों बात करते हैं रेशम उत्पादन की। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन से प्रारंभ हुआ। प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में फर्स्ट रैंक आपका चीन रखता है। नंबर 2 पे आपका भारत आता है 18% के साथ। रेशम के कीड़े सहतूत, महुआ, सालबेर एवं कुसुम आदि के वृक्षों की पत्तियों पर पाले जाते हैं। मादा कीड़ा एक बार में दोस्तों 500 अंडे देती है। इन्हें 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान के कमरे में रखकर जो है सेया जाता है। अंडे से निकला कीड़ा तेजी से सहतूत की पत्तियाँ खाता है और अपने मुँह से धागानुमा पदार्थ निकालता है जो उसके शरीर को चारों ओर से लपेट लेता है। इसे ही हम कोया कहते हैं। यह कीट के प्यूपा यानी कोसा अवस्था में बनता है, जिसे गर्म पानी में उबालकर रेशम प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों अंडों से जब छोटे छोटे कीड़े यानी झिल्ली इल्ली या कैटरपिलर निकलते हैं तो वे दिन रात शहतूत की पत्तियां खाते हैं और बहुत तेज़ी से बड़े होते हैं। जब कीड़ा पूरी तरह बड़ा हो जाता है तो वह जो खाना बंद कर देता है, उसके मुंह के पास एक ग्रंथि होती है जिससे एक लार निकलती है। हवा के संपर्क में आते ही यह लार प्रोटीन के धागों में बदल जाती है। कीड़ा इस धागे को अपने शरीर के चारों तरफ लपेट कर एक सुरक्षा कवच बना लेता है। इसे ही हम कोया या ककून कहते हैं। इस कवच के अंदर बंद कीड़ों को प्यूपा कहा जाता है। अगर इस कीड़े को छोड़ दिया जाए तो वह तितली बनकर धागे को काटते हुए बाहर निकल जाएगा और धागा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए धागा टूटने से बचाने के लिए कीट की प्यूपावस्था में ही इन कोयों को उबलते पानी में डाल दिया जाता है, जिससे अंदर का कीड़ा मर जाता है और रेशम का लंबा चमकीला धागा आसानी से प्राप्त होता है। अब दोस्तों बात करते हैं रेशम के प्रकार की। तो कुल मिला के जो ये 5 प्रकार हैं, जैसे सहतूत हो गया, देश की लगभग 80% रेशम सहतूत रेशम के रूप में प्राप्त किया जाता है। इसे सहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। टसर में देखिए दोस्तों, सहतूत में नंबर 1 पे कर्नाटका रैंक रखता है। टसर में आपका झारखंड है और इरी और मूगा दोनों में असम है। इसके पहले मैं रेशम जब बताया था आपको, इसके बारे में बताया हुआ मैंने। इरी जो है इसके कीड़े अरंडी के पत्तों पर दोस्तों पाले जाते हैं, जबकि मूगा जो है इसके कीड़े सोम और सोआलू के पत्तों पर पाले जाते हैं। कौन? सोम और सोआलू।
भारतीय रेशम की सभी 5 ज्ञात वाणिज्यिक किस्में यानी मलबरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, ईर और मूंगा का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश जो है भारत है। प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में शीर्ष राज्य की अगर बात कर लूँ तो कर्नाटक सबसे ज़्यादा 34% से ज़्यादा, नंबर 2 पे आंध्र है, नंबर 3 पे आपका असम है। भारत के कुल कपड़ा निर्यात में रेशम वस्त्रों की हिस्सेदारी लगभग 3% है दोस्तों। भारत में रेशमी वस्त्र उत्पादक शीर्ष राज्य की बात कर लूँ, नंबर 1 पे कर्नाटक, नंबर 2 पे असम है। केंद्रीय रेशम बोर्ड 1949 में बेंगलुरु में बनाया गया था। केंद्रीय इरी अनुसंधान संस्थान आपका मेहंदी पाथर मेघालय में है। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान आपका रांची झारखंड में है। टसर में दोस्तों जो ओक टसर है ये मणिपुर में है, जबकि जो ट्रॉपिकल टसर है आपका वो झारखंड में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मधुमक्खी पालन की बात करते हैं। मधुमक्खी पालन को दोस्तों एपीकल्चर कहा जाता है इंग्लिश में। मधुमक्खी पालन भारतीय कृषि में अतिरिक्त आय का साधन है। शहद उत्पादन में अग्रणी राज्य की बात कर लूँ तो दोस्तों नंबर 1 पर यूपी है, नंबर 2 पर वेस्ट बंगाल है, नंबर 3 पे आपका पंजाब और बिहार है। मधुमक्खी के नाच यानी भाषा की खोज के लिए प्रोफेसर कार्ल वॉन फ्रिश को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। एक्चुअली उन्होंने उनके वैगल डांस की खोज की थी दोस्तों। इसको अगर मैं थोड़ा सा और सरल भाषा में बताने का प्रयास करूं तो जब किसी मधुमक्खी को फूलों के रस या भोजन का पता चलता है तो वह छत्तों में वापस आकर अपनी साथी मधुमक्खियों को एक विशेष प्रकार का नाच करके दिशा और दूरी बताती है। इसे हम वैगल डांस कहते हैं। ठीक है, इस अद्भुत भाषा और संचार प्रणाली को दुनिया के सामने खोजने वाले ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक थे प्रोफेसर कार्ल वॉन फ्रिश, जिन्हें इस ऐतिहासिक खोज के लिए 1973 में चिकित्सा का नोबेल मिला हुआ था। 1973 में इनको चिकित्सा का नोबेल मिला दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं मधुमक्खियों की उपयोगिता केवल शहद प्राप्ति के लिए नहीं अपितु फसलोत्पादन में वृद्धि के लिए भी है। मधुमक्खियां फूलों में परागण यानी पॉलिनेशन को बढ़ाकर उत्तम फलों के विकास में सहायक होती हैं। और अगर असली उपयोगिता की बात करूं तो आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि मधुमक्खी का काम सिर्फ शहद देना है, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार शहद तो इनका एक बाई प्रोडक्ट है दोस्तों, यानी एक सह उत्पाद है। इसका असली काम परागण ही है, पॉलिनेशन ही है। मधुमक्खियां जब रस ढूंढने के लिए एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती हैं तो उनके पैरों में पराग कण जो है वो चिपक जाते हैं। इससे फसलों में क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि मधुमक्खियां परागण न करें तो फसलों, फलों और सब्जियों का उत्पादन दोस्तों 30 से 40% तक गिर जाएगा। इसीलिए यह हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए क्या है, अनिवार्य है। पूरे दुनिया में अगर दोस्तों मैं बात करूं तो शहद उत्पादन में चाइना नंबर 1 रैंक रखता है। भारत जो है ये 5 से 8 देशों के बीच में इनकी रैंकिंग रहती है। फिलहाल चाइना के बारे में पूछा जाएगा, इसको बताया कि भारत की रैंकिंग नहीं पूछी जाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लाख कीट की। लाख कीट या लैक इंसेक्ट्स। लाख जो है एक प्राकृतिक लार है यानी सलाइवा है। तो दोस्तों ये जो लाख होता है, लाख के कीड़े के शरीर पर विशेष जो है राजिन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, यह कीड़ा अपने शरीर की रक्षा के लिए त्वचा की इन ग्रंथियों से एक चिपचिपा राल या रेजिन जो है उत्सर्जित लगातार करता रहता है और उससे जो है अपनी वो रक्षा करता है। ठीक है, उसी लार को क्या होता है बाद में किसान इकट्ठा करता है। और भारत विश्व में लाख कीट मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। भारत में विश्व के 80% लाख का उत्पादन करता है। लाख कीट की ग्रंथियों से लार द्रव के रूप में निकलता है जो सूख कर सख्त या ठोस बन जाता है। लाख में रेजिन 68%, मोम 6%, गोंद 5.5% पाए जाते हैं। भारत में झारखंड लाख का सबसे बड़ा उत्पादक है। और दोस्तों जो ये झारखंड है, अगर मैं सही बताऊं तो छोटा नागपुर का जो पहाड़ी इलाका है और वहाँ के जो आदिवासी भाई बहन हैं उनकी जो आजीविका है, ठीक है, उसका एक बहुत बड़ा साधन जो है ये लाख है। और मैं अगर यूपी की दोस्तों बात करूं तो यूपी का जो आपका मिर्ज़ापुर ज़िला है लाख उद्योग और लाख की चूड़ियों, खिलौनों के प्रसंस्करण का एक बहुत बड़ा और प्रमुख केंद्र है। भारतीय लाख अनुसंधान की बात कर लूँ, यह नामकुम रांची में है। लाख कीट मुख्यतः पलाश, टेसू, बेर या कुसुम आदि के वृक्ष पर पाले जाते हैं। यूपी का मिर्ज़ापुर लाख उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। तो दोस्तों ये जो लाख के नन्हे नन्हे कीड़े होते हैं ये पलाश यानी टेसू, बेर और कुसुम जैसे पेड़ों की कोमल टहनियों का रस चूस कर ये जिंदा रहते हैं
और अपने कोमल शरीर को धूप, हवा, दुश्मनों से बचाने के लिए ये कीड़े अपनी त्वचा की ग्रंथियों से गाढ़ा द्रव जो है, या इसके पहले मैंने आपको बताया ही, राल लगातार बाहर निकालते हैं। यह द्रव जैसे ही हवा के संपर्क में आता है, टहनी के चारों तरफ सूखकर कड़ा और ठोस भूरे रंग का आवरण बना लेता है। जब यह आवरण काफ़ी मोटा हो जाता है तो किसान इन टहनियों को काट लेते हैं और ऊपर से लाख को खुरचकर अलग कर लेते हैं। इसी को कच्चे रूप में स्टिक लैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टिक लैग। तो दोस्तों, लाख का सर्वाधिक उपयोग औषधि, खाद्य प्रसंस्करण, विद्युत कुचालक, वार्निश पॉलिश तथा अन्य श्रृंगारक पदार्थों को बनाने में किया जाता है। ठीक है, चूँकि लाख का ये जो लाख होता है ये विद्युत का कुचालक होता है, एक बड़ा बैड कंडक्टर होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इसलिए इसका उपयोग बिजली के सामान, सीलिंग बैग्स क्या होता है? सरकारी दफ्तरों में देखे होंगे आप, जो लिफाफे सील करने के लिए यूज किया जाता है, वो भी लाख ही होता है। वार्निश पॉलिश और पारंपरिक गहनों जैसे लाख की चूड़ियाँ भी बनाई जाती हैं, इसमें भारी पैमाने पर किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं जल कृषि की, यानी एक्वाकल्चर। समस्त जलीय जीव जंतुओं व वनस्पतियों जैसे मछली, झींगा, केकड़ा, सम्बुक, डैम्स, सुक्ति, समुद्री घास, शैवाल आदि को जल के अंदर पालना अथवा उत्पादित करना जल कृषि कहलाता है। उभयचर प्राणियों की अगर बात कर लूँ, अर्थात जल और थल दोनों पर रहने वाले जो जीव हैं, जैसे मेढक हो गए, मगरमच्छ हो गए, घड़ियाल हो गए, कछुआ हो गए, इनको एक्वाकल्चर में आप सम्मिलित नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ पीसी कल्चर की केवल, तो इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ मछलियों को पालना, जबकि जो एक्वाकल्चर है दोस्तों, ये बहुत ही व्यापक शब्द है। तो पानी के अंदर रहने वाली हर वह चीज़ जिसे खाया व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वह जीव हो जैसे मछली, झींगा, केकड़ा, सीप, सम्मुक आदि, या वनस्पतियाँ हो जैसे समुद्री घास हो गई, या एल्गी या शैवाल हो गए, तो इन सबको वैज्ञानिक तरीके से पानी में उगाना या पालना जो है, यही जो है जल कृषि या एक्वाकल्चर है। अत्यधिक प्रोटीन भंडारों से युक्त जलीय उत्पादों का आज भोजन के अतिरिक्त अन्य व्यावसायिक गतिविधियों जैसे औषधि निर्माण, बायोगैस, रसायन उद्योग, सीप मोती निर्माण आदि में भी व्यापक उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अगर मैं सरल भाषा में बताऊं, तो आज जो ये जल कृषि सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि इसके कई औद्योगिक उपयोग हैं। जैसे मैंने आपको बताया औषधि निर्माण, ठीक है, तो समुद्री शैवाल अगर आप जैसे हो गए, जैसे अगार अगार एक शैवाल होता है, और मछलियों का तेल जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड वाला होता है, का उपयोग जीवन रक्षक दवाइयाँ और कैप्सूल बनाने में होता है। अगर मैं बायोगैस और रसायन की वहीं पर बात कर लूँ, तो आपका ये शैवाल से आजकल कई थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल और बायोगैस बनाने पर बड़े पैमाने पर शोध और काम चल रहा है। वहीं पर सीप और मोती की अगर मैं दोस्तों बात करूं, तो मीठे और खारे पानी में सीपों को कृत्रिम रूप से पाल कर उनके अंदर बेशकीमती मोतियों का निर्माण कराया जाता है, जो आभूषण उद्योग की जान है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पिसीकल्चर यानी मत्स्य पालन की। तो दोस्तों, अगर मैं मत्स्य पालन की बात करूं या पिसीकल्चर की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे भारत है। वैश्विक उत्पादन में यह 7.5% का योगदान देता है। वर्तमान में देश के कुल मछली उत्पादन में अंतर्देशीय मत्स्यिकी का हिस्सा लगभग 74 से 75% तक तथा समुद्री मत्स्यिकी का हिस्सा जो है 25 से 26% तक है। भारत में पाई जाने वाली मीठे जल की प्रमुख मछलियों की अगर बात कर लूँ, कतला, रोहू, मांगुर, लांची, अंधुला, मृगला, तिंगना, सूप, खारदा, सिंधी ये प्रमुख हैं। एक मैंने ट्रिक बनाई है इससे भी आप याद कर सकते हैं, करोमाला अमृत का सूखा सिंध में, ठीक है। तो कतला हो गई, रोहू हो गई, मांगुर हो गई, लांची हो गई, अंधुला हो गई, मृगुला हो गई, तासे तिंगना हो गई, सूप, खारदा और सिंधी, ठीक है। करोमाला अमृत का सूखा सिंध में, इससे भी आप जो है भारत में पाई जाने वाली मीठे जल की प्रमुख जो मछलियाँ उनको याद कर सकते हैं। ताज़े जल की मछली के उत्पादन में नंबर 1 पे चीन है, नंबर 2 पे भारत। तो भारत में ताज़े जल की मछली के उत्पादन में नंबर 1 पे दोस्तों आंध्र प्रदेश है, नंबर 2 पे वेस्ट बंगाल है, नंबर 3 पे आपका यूपी आ चुका है। करंटली सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादक राज्य की बात कर लूँ, तो नंबर 1 पे गुजरात है, जैसे ये ताज़े जल का है, ये आपका समुद्री मत्स्यिकी का है। नंबर 2 पे तमिलनाडु है, नंबर 3 पर है केरला। झींगा पालन में प्रथम स्थान आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश रखता है। भारत के सबसे प्रमुख मत्स्य पोताशय हैं कोचीन, चेन्नई, विशाखापत्तनम, रायचौक, सुसानडाक मुंबई वाला तथा पारादीप।
और चूँकि झींगा उत्पादन में दोस्तों आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, इसीलिए यह ताजे जल की मछलियों के उत्पादन में भी नंबर 1 पर आ गया है। अब बात करता हूँ केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान की, आपका मुंबई में है। केंद्रीय अंतर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान आपका बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान आपका कोच्चि केरला में है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड आपका हैदराबाद में है। कुल मत्स्य उत्पादन की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पे वेस्ट बंगाल, नंबर 3 पर गुजरात। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आपको सही लगे हो या फिर कोई आपको प्रॉब्लम भी हो या कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।